नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का विषय समास और समास के अंतर्गत हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, समास की परिभाषा क्या है और कौन कौन से समास होते हैं और उनको आसान ढंग से कैसे समझा जाए। प्रत्येक समास की अपनी एक विधि है, विधि आपको बताई जाएगी। उस विधि के द्वारा आप चुटकियों के अंदर समास पहचान लेंगे कि इस शब्द में या पद में ये समास है। दोस्तों शुरू करते हैं समास। दोस्तों समास शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उसमें आपकी संख्या जुड़ के आती है, तो हमारे अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा आ जाती है और जो विषय हम आपके लिए चुनकर लाते हैं उस विषय को अच्छे से अच्छा, सरल से सरल बनाने के हम पुरजोर कोशिश करते हैं। दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना यूं समझ लीजिए हमारे शरीर के लिए एक ऊर्जा है, एक उत्साह है। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं समास। देखिए दोस्तों, समास का अर्थ होता है छोटा करना, पास रखना। किसको छोटा करना? 2 या 3 शब्दों में जो बात हम कहते हैं उस बात को एक शब्द में कहना ही क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, 2-3 शब्दों के लिए जो हम एक शब्द चुने वो शब्द वो 2-3 शब्दों वाला ही अर्थ दे। तो आइए दोस्तों परिभाषा करते हैं समास की। समास की परिभाषा है परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, राह के लिए खर्च, यहां पर हमारे पास देखिए ये कारक है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। इन पदों को मिलाकर हमने यहां पर एक पद बना दिया, राह खर्च। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तो ये हमारा समास बन गया। क्या बन गया? समास बन गया। और दोस्तों नीचे यहां एक हमने प्रश्न लिखा है, समस्त पद, इसे भी इसके साथ साथ समझ लीजिए। 2 या 3 शब्दों को मिलाकर जब हम एक स्वतंत्र शब्द बनाते हैं वो शब्द ही दोस्तों क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो दोस्तों ये हमने समझ लेना चाहिए कि परस्पर आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। में प्रश्न आता है समस्त पद किसे कहते हैं? दोस्तों समस्त पद, राम कहानी ये समस्त पद है और ये आपके समझ में आ ही गया होगा। जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर एक स्वतंत्र पद बनाते हैं तो वो पद ही क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। दोस्तों अब अगला प्रश्न बनता है, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को तोड़ना ही क्या है? समास विग्रह है। समस्त पद को तोड़ना ही क्या है? समास विग्रह। तो समस्त पद, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना, समास विग्रह। समस्त पद को तोड़कर अलग अलग खंडों में लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब ये पद पे आते हैं दोस्तों। ये लिखा है समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं दोस्तों। पूर्व पद, उत्तर पद। पहला पद, दूसरा पद। प्रधान पद, उप प्रधान पद। एक ही बात है, पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। इसको प्रधान पद भी कहते हैं और उप प्रधान पद भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि पद कितने हैं? 2, पूर्व पद, उत्तर पद, पहला पद, दूसरा पद, प्रधान पद, उप प्रधान पद। अब देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद हैं दोस्तों। इन 6 भेदों को हम विस्तार से करेंगे और पहला भेद शुरू करेंगे अब हम। कौन सा भेद? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास दोस्तों, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। उदाहरण देखिए, शक्ति के अनुसार, ये हमारा विग्रह है समास का, या 2 से अधिक खंड है ये, इनको मिलाकर एक पद बना यथाशक्ति। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ये प्रधान पद है, ये
उपप्रधान पद है। तो अव्ययी भाव समास के अंदर प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। पहचान, उपसर्गों से युक्त शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना नहीं है। उपसर्गों से युक्त शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ये उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों से हमने शब्द बनाए। देखिए, नि से निडर ये शब्द है। यथा, यथा विधि। बे, डर के आगे बे लगा दिया, बेडर। पेट शब्द है, भर उपसर्ग, भरपेट। जन्म शब्द है, आ उपसर्ग है, क्या बन गया? आजन्म। हर, हर पल। प्रति, प्रतिदिन। तो इस प्रकार आपने याद रखना है, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो उन शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। कारकों में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारकों के नाम पर इसके भेद किए गए हैं। जिस भी पद के अंदर जिस भी कारक का व्यक्ति चिन्ह है वो उसी कारक के नाम पर तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगर व्यक्ति चिन्ह को है तो कर्म तत्पुरुष, से है या द्वारा है तो करण तत्पुरुष, और के लिए है तो संप्रदान तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट, से यहां पर से का मतलब जुदाई है, और करण कारक में भी से व्यक्ति चिन्ह होता है, उसका मतलब साधन होता है। जहां जुदाई प्रकट की जाए जिस पद से वहां पर अपादान तत्पुरुष। संबंध का के की जहां पे आ जाए, जिस पद के हम टुकड़े करें उस पद में का के की अगर व्यक्ति चिन्ह निकलता है तो क्या बन जाएगा? वो संबंध तत्पुरुष। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। अधिकरण, सिर में दर्द। अधिकरण का मतलब होता है आधार, में पर आदि इसका व्यक्ति चिन्ह होता है। तो यहां पर में हमारे पास विभक्ति चिन्ह है, तो सिर में दर्द, सिर दर्द। तो इस प्रकार कारक के आधार पर जो तत्पुरुष समास है उसको 6 भागों में बांटा गया है। आपको कर्ता और संबोधन कारक छोड़ देना है। बीच के जो 6 कारक हैं, कौन से? बीच के जो 6 कारक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके नाम पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। अभी हमने क्या, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन 6 भेदों के अलावा भी दोस्तों इसके कुछ भेद हैं। देखिए, न तत्पुरुष समास। न का मतलब निषेध, नकारात्मकता, अपूर्णता। जिस भी पद से आपको काम अधूरा नजर आए, अहित, न हित, अपूर्ण, न पूर्ण, जहां पूर्णता नहीं हो ऐसे पद में कौन सा समास होता है दोस्तों? न तत्पुरुष समास। अब आगे देखिए, उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, पहले हम यहां पर जो मैंने लिखा है उदाहरण उसे देखिए आप। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5। ये व्यक्ति चिन्ह है। चलो 5 हो गए ना, और मुख्य इसमें 2 पद है। कौन कौन सा पद है? पहला पद और आखिरी पद। ये आखिरी पद हमारा ये वाला, और ये हमारा पहला पद है। और इसके बीच में खींची जाने वाली 3 पद और भी है ना, लेकिन तब हमने इसको समस्त पद में बदला। हमने इन खंडों को मिलाकर समस्त पद बनाया, तब पद बना बैल गाड़ी। तो बीच के जो पद थे वो बिल्कुल ही क्या हो गए? समाप्त हो गए। क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, उपपद तत्पुरुष समास वह समास होता है इसका समस्त पद बनाने पर शुरू और आखिर वाले शब्दों के बीच के जो शब्द हैं वो लुप्त हो जाते हैं। यहां पर भी यही हुआ है। देखिए, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी में बैल गाड़ी केवल यहां ये हमारा उपपद बना, और बीच का खींची जाने वाली तीनों पद समाप्त हो गए, लोप हो गए। ये उपपद तत्पुरुष समास है। दोस्तों, अब हमारा अगला समास आता है द्विगु समास। समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होता है। कौन सा पद? पहला पद संख्यावाची होता है। बिल्कुल आसान है, कोई ट्रिक कुछ
जरूरत ही नहीं इसमें। भाई आपको कोई पद दिखे और उसमें पहला पद संख्यावाची लगे, आप लिख दो द्विगु समास है। और दोस्तों हाँ, एक है ना द्विगु बोलते हैं, द्विगु वो नहीं बोल रहा है दोस्तों। तो पहला पद इसमें संख्यावाची होता है। देखिए पंचवटी, 5 वटों का समूह, आसान है। और दूसरा देखिए शताब्दी, 7 अब्दों का समूह, जिसका पहला पद संख्यावाची, द्विगु समास। दूसरा इससे आगे हमारा जो भेद है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसमें दोनों पद समान होते हैं, रात दिन, भाई बहन, माता पिता, और धीरे धीरे नहीं दोस्तों, ये द्वंद्व समास नहीं है, इसकी चर्चा विषय के अंत में करेंगे। रात दिन इसके बीच में डैश है, ये दोनों पद समान है। भाई बहन बीच में डैश या योजक, माता पिता बीच में योजक। और दोस्तों एक और भी पहचान है इसकी, वो क्या है कि दो पदों के बीच में जहां और आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, तो भी वहां पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर हम यहाँ से ये वाला चिन्ह हटा दें और यहाँ पर और रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात और दिन, भाई और बहन, माता और पिता। तो इस प्रकार जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान हो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। अब चलते हैं हम कर्मधारय समास पर। दोस्तों ये हमारा कर्मधारय समास है। इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कि दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? संज्ञा। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। इस समास में पहला पद विशेषण होता है। यहां देखिए उदाहरण, नीलकंठ, नीला कंठ। नीला शब्द ने कंठ की विशेषता बताई कि कंठ कैसा है? नीला है। नीला ये आपके और हमारे भी तो कंठ है, लेकिन नीला तो एक ही हुआ ना। कौन? शिवशंकर, हलाहल जिन्होंने पिया दुनिया का बचाया, नीलाकंठ। नीलकंठेश्वर भी कहते हैं उसे, उसके अतिरिक्त किसी को नीलाकंठ वाला नहीं कहा गया है। तो दोस्तों नीलकंठ, नीलाकंठ, नीला शब्द ने कंठ की क्या बताई? विशेषता कि कंठ क्या है? नीला है। कमल नयन क्या है? कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल शब्द से हमें आँखों की विशेषता पता चली। किसकी? नयन की विशेषता पता चली हमें कमल शब्द से कि आँखें कैसी हैं? कमल के समान हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा कर्मधारय समास। अब हम करेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास दोस्तों, बहुब्रीहि समास के अंदर दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा अन्य भार का पद प्रधान होता है। देखिए, दशानन, 10 हैं आनन जिसके। ना इसमें 10 की प्रधानता है, ना आनन की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? रावण की प्रधानता। किसी तीसरे की चर्चा इन दो पदों के माध्यम से यहां पर की गई है। पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं जिसमें ना पत की प्रधानता है ना झड़ की प्रधानता है। दो पद है, पत और झड़ से क्या बना? पतझड़। उस ऋतु के बारे में चर्चा की गई है जो ऋतु आने पर वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। अभी हमने कर्मधारय समास में भी नीलकंठ को पढ़ा। नीला कंठ है जिसका, शिव के बारे में चर्चा हो रही है। ना नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है। अब दोस्तों मन में ये प्रश्न उभरता है कि भाई नीलकंठ कर्मधारय में भी आ गया और नीलकंठ बहुब्रीहि में भी आ गया, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे क्या? पेपर में पूछा गया कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो उसका उत्तर क्या चुने? दोस्तों नीलकंठ पद आ जाता है और ऐसा और भी कोई पद जो बहुब्रीहि में भी इस्तेमाल होता हो, तो आपको करना क्या है? उसके विकल्पों को ध्यान से देखना है। उन विकल्पों में यदि बहुब्रीहि दिया हुआ है तो आपको बहुब्रीहि चुनना है, और बहुब्रीहि नहीं दिया है तो फिर आपको क्या चुनना है? कर्मधारय। बिल्कुल आसान सा इसका हल है दोस्तों। और मैंने द्वंद्व समास को पढ़ाते समय एक बात कही थी कि धीरे धीरे शब्द पर विषय के अंत में चर्चा करेंगे। हम विषय के अंत की ओर ही हैं। देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है दोस्तों? आपने अव्यय पढ़ा होगा। धीरे धीरे अव्यय है, यह द्वंद्व समास नहीं है, अव्यय है और ये अव्ययी भाव समास है।
यहाँ पर भी आपको धीरे धीरे शब्द की तरह कोई अन्य शब्द भी मिलता है, मतलब धीरे धीरे एक बार नहीं या दो बार आया है, इसके बीच में क्या आ गया, योजक आ गया। तो इसको आपने अव्ययी भाव समास लिखना है, न कि द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये आपका समास का विषय अब समाप्त होता है। हमने पुरजोर कोशिश की है कि ये विषय आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके लिए सरल विधियों का हमने उपयोग किया है। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।